तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी के सफर पर निकलते हैं। और सच कहूं तो ये कोई आम कहानी नहीं है। शुरुआत करते हैं एक ऐसी रात से जो रूह कंपा देने वाली है। सोचिए, आसमान में बादल इतने घने हैं कि चांद की एक हल्की सी किरण भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही। चारों ओर सिर्फ और सिर्फ एक खौफनाक, डरावना काला अंधेरा है। और इसी घने अंधेरे के बीच एक जंगल में एक नदी धीरे धीरे बह रही है। पानी की आवाज कुछ ऐसी आ रही है जैसे कोई छुपकर फुसफुसा रहा हो। इसी नदी के किनारे एक बूढ़ा आदमी हाफता हुआ बेतहाशा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। उसके कपड़े पूरी तरह फटे हुए हैं और उसके कांपते हाथों में एक लालटेन है जो बार बार बुझने को हो रही है। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा है, मानो कोई बेहद भयानक चीज ठीक उसके पीछे लगी हो। भागते भागते वो बूढ़ा आदमी अचानक रुक जाता है। क्यों? क्योंकि जंगल के घने अंधेरे से एक बहुत ही भारी गुर्राहट गूंज उठती है। वो बेबस इंसान अपने कांपते हाथों से अपनी लालटेन ऊपर उठाता है और सामने पेड़ों के बीच दो लाल आंखें चमक उठती हैं। धीरे धीरे उस अंधेरे से एक विशाल आकृति बाहर आने लगती है। एक ऐसा रूप जो आधा इंसान है और आधा जानवर। उसके चेहरे पर सड़े हुए मांस के टुकड़े लटक रहे हैं और उसकी आंखें बिल्कुल खून जैसी लाल हैं। उस बूढ़े की एक दर्दनाक चीख निकल जाती है और वो कहता है कि मैंने बलि दी थी, मुझे मत मार। लेकिन उस शैतान को कोई रहम नहीं आता और वो उसे बेरहमी से अपना शिकार बना लेता है। उस चीख के बाद जंगल में एक भयानक दहाड़ गूंजती है और फिर सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। ये खामोशी इतनी गहरी है कि कोई भी अंदर तक सिहर जाए। उस बूढ़े आदमी का वहां कोई नामो निशान नहीं बचता। सबूत के तौर पर वहां सिर्फ उसकी वो लालटेन रह जाती है जो मिट्टी में पड़ी अब भी जल रही है। ये सन्नाटा उस खौफनाक घटना की एक मूक गवाही दे रहा था जो अभी अभी उस अंधेरे में घटी थी। इस खौफनाक शुरुआत के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं भयानक जंगल की ओर, जहां कहानी में 4 नए लोग शामिल होते हैं। ठीक 3 दिन बाद कहानी का रुख बदलता है। एक जीप उसी इलाके में दाखिल होती है जिसमें 4 दोस्त सवार हैं। ये चारों हॉरर व्लॉगर्स हैं और सच कहूं तो हद से ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। आर्यन कैमरे के पीछे है और उसे किसी भी कीमत पर वायरल कंटेंट चाहिए। कबीर वो इंसान है जिसे हर चीज में रोमांच चाहिए। समीर थोड़ा सावधान रहता है, जबकि फरहान शुरुआत से ही काफी डरा हुआ और असहज महसूस कर रहा है। विडंबना देखिए, ये लोग इंटरनेट पर सिर्फ वायरल होने की चाह में एक ऐसी जगह पर रात बिताने पहुंचे हैं जहां के स्थानीय लोग सूरज ढलने के बाद उस तरफ कदम तक नहीं रखते। आर्यन इस पूरी जगह को परफेक्ट कंटेंट मानता है और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है। फरहान बार बार कहता है कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसे अंदर से एक बहुत ही बुरी आहट महसूस हो रही है, लेकिन आर्यन उसकी बातों को मजाक में उड़ा देता है। वो नदी के पास अपना टेंट लगाना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल इस बात से बेखबर कि उस घने अंधेरे में से कोई उन्हें लगातार घूर रहा है। तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक दुबला पतला आदमी आ जाता है, सफेद धोती पहने हुए, हाथ में लालटेन लिए और चेहरे पर एक बेहद अजीब रहस्यमयी सी मुस्कान। वो अपना नाम माधव बताता है और खुद को वहां का गाइड कहता है। माधव उन्हें एक डरावनी चेतावनी देता है कि अगर रात रुकना ही है तो जंगल के बीच वाले हिस्से में बिल्कुल मत जाना, क्योंकि रात में वहां शिकार होता है। उसकी उस अजीब सी मुस्कान में एक खौफनाक सच्चाई छुपी थी जिसे वो चारों दोस्त बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। और अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां ये खौफ सच में जाग उठता है। अब चारों दोस्त अपना टेंट लगा चुके हैं, आग जल रही है और आर्यन ने अपना व्लॉग रिकॉर्ड करना शुरू ही किया है कि तभी दूर कहीं से किसी के रोने की अजीब सी आवाज आती है। सब कुछ थमसा जाता है। अचानक झाड़ियों में हलचल होती है और वो गाइड माधव फिर से उनके सामने आ जाता है। वो जमीन पर लकड़ी से एक गोल निशान बनाने लगता है और बताता है कि आज अमावस्या की रात है और आज नर छाया जागेगा। नर छाया एक ऐसा शैतान है जो आधा इंसान और आधा जानवर है। माधव कांपती हुई आवाज में उन्हें बताता है कि नर छाया की नजर जिस पर भी पड़ जाए वो सुबह तक इंसान नहीं रहता। माधव की बात अभी पूरी भी नहीं हो पाती कि जंगल में एक ऐसी जोरदार दहाड़ गूंजती है कि टेंट के सामने जल रही आग अपने आप बुझ जाती है। जब तक कोई कुछ समझ पाता, फरहान वहां से गायब हो चुका था। चारों तरफ अचानक से अफरा तफरी मच जाती है। घबराहट में वे बाकी तीनों झाड़ियों की तरफ भागते हैं, जहां उन्हें मिट्टी खून से लाल मिलती है और जमीन पर सिर्फ फरहान का कैमरा पड़ा होता है जिस पर खून के छींटे लगे हैं। फरहान को ढूंढते हुए जब सब दहशत के मारे कांप रहे होते हैं, तभी उनके बिल्कुल पीछे से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज आती है, पहली बलि।
वे मुड़कर देखते हैं तो माधव वहां खड़ा मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन अब उसकी वो मुस्कान इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं है। उसकी आंखें धीरे धीरे खून की तरह लाल हो रही हैं। माधव कोई साधारण गाइड था ही नहीं, वो उसी शैतानी ताकत का एक हिस्सा था जो इन दोस्तों को जंगल के इस जाल में फंसा कर लाया था। इस धोखे के बाद कहानी अपने सबसे भयानक मोड़ पर पहुंचती है। मंदिर में आखिरी बलि। माधव की उस खौफनाक मुस्कान के ठीक बाद अचानक जंगल के भीतर से फरहान की चीख सुनाई देती है। आर्यन, समीर और कबीर सिर्फ अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट के सहारे उन घनी झाड़ियों को चीरते हुए उस आवाज के पीछे दौड़ पड़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखाई देता है और उस मंदिर के सामने फरहान घुटनों के बल बैठा है। समीर दौड़कर उसके पास पहुंचता है और जैसे ही वो फरहान का कंधा पकड़कर उसे घुमाता है, फरहान अपना सिर ऊपर उठाता है। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी हैं, उसके होठों से खून बह रहा है और चेहरे पर एक बेहद डरावनी मुस्कान है। वो अब इंसान नहीं रहा था। फरहान एक फटी हुई अजीब सी आवाज में उनसे कहता है, भाग जाओ, वो आ रहा है। इसके तुरंत बाद पीछे मंदिर के घने अंधेरे से बहुत ही भारी सांसों की आवाज आने लगती है। धप धप धप। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बहुत ही विशाल जानवर अंधेरे में खड़ा हो और उसके हर कदम से धरती हल्की हल्की कांप रही हो। और फिर उस मंदिर के अंधेरे से दो लाल आंखें चमकती हैं। धीरे धीरे वो विशाल आकृति बाहर आती है। नरछाया, जो अब तक सिर्फ एक कहानी लग रहा था, साक्षात उनके सामने खड़ा था। उसका शरीर इंसान जैसा था, लेकिन चेहरा किसी खूंखार जंगली जानवर का। कंधों से सड़ा हुआ मांस लटक रहा था और उसके नाखून इतने बड़े थे जैसे कोई तेज पंजे हों। उसकी एक भारी गुर्राहट से पूरा जंगल कांप उठता है। लोक कथा की वो खौफनाक सच्चाई अब बिल्कुल उनके सामने थी। पीछे खड़ा माधव अब पागलों की तरह हंसने लगता है और फिर वो एक भयानक राज खोलता है। वो बताता है कि हर 10 साल में नरछाया को ठीक 3 बलियां चाहिए होती हैं ताकि गांव सुरक्षित रहे, और ये व्लॉगर्स उस शैतान के लिए आखिरी दावत बनकर आए थे। माधव ने जानबूझकर उन्हें इस जाल में फंसाया था ताकि नरछाया की भूख मिटाई जा सके और गांव को बचाया जा सके। अचानक नरछाया एक जोरदार दहाड़ मारता है। समीर डर के मारे पीछे भागने की कोशिश करता है, लेकिन अंधेरे से निकला एक विशाल पंजा उसे पीछे खींच लेता है। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज जाती है। अब सिर्फ आर्यन और कबीर बचे हैं। वे अपनी जान बचाने के लिए नदी की तरफ बेतहाशा दौड़ पड़ते हैं, जबकि उनके ठीक पीछे वे भारी कदम उनका लगातार पीछा कर रहे होते हैं। थप थप थप। अब इस कहानी के सबसे अहम हिस्से की तरफ आते हैं, बच निकलना और वो रहस्यमयी खुलासे जो आपके होश उड़ा देंगे। आर्यन और कबीर घने अंधेरे में पागलों की तरह भाग रहे हैं, लेकिन पीछे से आने वाली वो गुर्राहट लगातार उनके पास आती जा रही है। भागते भागते अचानक कबीर वहीं रुक जाता है। आर्यन पलटकर पीछे देखता है और उसकी रगों में खून जम जाता है। कबीर के ठीक पीछे नरछाया खड़ा है। उसका खौफनाक चेहरा कबीर के कान के बिल्कुल पास है और एक भारी खुरदरी आवाज में वो फुसफुसाता है, डर सबसे मीठा होता है। और अगले ही पल कबीर की चीख गूंजती है। नरछाया ने अपनी आखिरी बलि ले ली थी। अपनी आंखों के सामने अपने दोस्तों को इस तरह मरते देख आर्यन बस भागता रहता है। उसकी आंखों में आंसू हैं और सांस टूट रही है। वो किसी तरह गिरते पड़ते नदी के किनारे पहुंचता है। वहां सफेद कपड़ों में एक बूढ़ी औरत बैठी है। वो बहुत ही शांत आवाज में आर्यन को एक दीपक देती है, उसके हाथ पर एक लाल धागा बांधती है और जोर जोर से कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। लाल आंखों वाला नरछाया वहां पहुंच तो जाता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य दीवार ने उसे वहीं रोक दिया हो। बूढ़ी औरत के चिल्लाने पर आर्यन वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकलता है। सुबह जब गांव वाले आर्यन को नदी किनारे बेहोश पाते हैं तो वो उन्हें रात की पूरी कहानी सुनाता है, लेकिन असली खौफ तो इसके बाद सामने आता है। आर्यन को पता चलता है कि जिस बूढ़ी औरत ने उसकी जान बचाई वो गांव की पुरानी पुजारिन थी जो 20 साल पहले ही मर चुकी थी। और वो गाइड माधव भी 8 साल पहले उसी जंगल में मारा गया था। मतलब जरा सोचिए, आर्यन को फंसाने वाला और उसे बचाने वाली दोनों ही आत्माएं थी। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, ये चक्र चलता रहता है। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो ये मान ही नहीं पाता कि जो माधव उनके साथ गाड़ी में आया था वो हकीकत था ही नहीं। गांव वाले उसे एक बहुत ही भयानक चेतावनी देते हैं, जिसे नरछाया छू ले वो कभी सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाता।
इसी एक वाक्य में पूरा का पूरा श्राप छुपा हुआ है। जो भी इस अंधेरे में जाता है और वहां से वापस लौटता है, उसका दिमाग हमेशा के लिए उस शैतानी मायाजाल में फंसकर रह जाता है। और इस विश्लेषण का अंत सबसे ज्यादा विचलित करने वाला है। कुछ महीनों बाद 3 नए ट्रैवल व्लॉगर्स उसी जंगल में पहुंचते हैं। रात का समय है। नदी के किनारे एक आदमी हाथ में लालटेन लिए मुस्कुराता हुआ खड़ा है। उसकी आंखों में एक हल्की सी लाल चमक। वो उन नए व्लॉगर से पूछता है, रात यहीं रुकोगे क्या? और जब वो मुस्कुराकर अपना चेहरा ऊपर उठाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि आर्यन है। आर्यन जो अब नर छाया के उस खौफनाक चक्र का नया मोहरा बन चुका है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या हम सच में जानते हैं कि अंधेरे में क्या छुपा है? और क्या कोई सच में